नमस्ते। हमारे ख़ास दोस्त हैं माथुर साहब, जो हमें 30 साल से जानते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बार बार बात करते हैं कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीजन्स होते हैं, कोविड-19 में सीरोलॉजी टेस्ट्स होते हैं। ये हमें ठीक तरह समझ नहीं आ रहा है कि ये सब होता क्या है। तो आज मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा कि ये एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज़ हमारे साथ लाखों साल से आ रही हैं। जब भी हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी कीटाणु अंदर घुसता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो हमारा बॉडी जो होता है वो अपने आप एक डिफेंस पैदा करता है। जैसे कि अगर अगर कोई इस मुल्क पर हमला करता है तो सबसे पहले जो चेन ऑफ कमांड में होता है वो है बीएसएफ। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी, हमारे जिस्म में भी सिग्नल्स होते हैं, लोग होते हैं जो जो उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को टैकल करते हैं। और ये हमने कई सालों से इस पर रिसर्च कर रखी है और हमें मालूम है कि किस बीमारी से कितनी देर तक एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जैसे कि अगर आपको मीज़ल्स हो तो मीज़ल्स आपको इम्यूनिटी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए देता है कि एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं और इसके खिलाफ। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा आपको मीज़ल्स कभी नहीं होगा। इसी तरह टाइफाइड हुआ, टाइफाइड भी ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए एंटीबॉडीज़ बना देता है। मम्स हुआ, वो भी ज़िंदगी के लिए बनाता है। हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस बी खास करके, वो भी ज़िंदगी भर के लिए एंटीबॉडीज़ बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस बी हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। एक तो कुदरती इम्यूनिटी होती है, आपको कुदरती बीमारी होती है। एक होता है वैक्सीनेशन से, कि जानबूझ के अंदर आपके अंदर हम एक कीटाणु डालते हैं और फिर जिस्म जो है, बॉडी जो है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब इसमें एंटीबॉडीज़ में आप ये लेके चलिएगा कि जो सबसे मेन जो सेल्स होते हैं वो दो होते हैं। दोनों एक्चुअली सफ़ेद सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और उनमें भी लिम्फोसाइट्स एक ग्रुप होता है जो ये बनाता है। इसमें दो किस्म के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इसको अगर याद करना है तो आप ट्यूबरक्लोसिस याद करें, टीबी याद करें। टी से बने टी सेल्स, बी से बने बी सेल्स। तो टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये बनते तो हैं हड्डी में, बनते तो हैं बोन मैरो में, मगर ये जाके थाइमस, थाइमस इस जगह होता है, छाती के बिल्कुल बीच, दिल के ऊपर होता है। इस थाइमस एक ग्रंथि कहिएगा, एक ग्लैंड होता है जिसका काम होता है इन सेल्स जो हड्डी से बन के आते हैं, जो लिम्फोसाइट्स बन के आते हैं, उनको ये मैच्योर करता है, उनको ये ताकतवर बनाता है। एक बार ये ताकतवर बन जाते हैं, एक बार ये टी सेल्स मजबूत हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनका काम होता है कि जब कभी आपकी बॉडी में, आपकी जिस्म में कोई वायरस आए या कोई बैक्टीरिया आए तो ये फौरन जाके उन पर हमला करते हैं और उनको उनका नष्ट करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। इसको टी सेल्स कहते हैं। थाइमस जो होता है ये जवानी के बाद थोड़ा कम काम करना शुरू कर देता है और तकरीबन 60-65 साल की उम्र में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मगर जो अच्छी बात होती है वो ये है कि ज़िंदगी भर के लिए वो टी सेल्स बना देता है। और जैसे मैंने आपको बताया, टी सेल्स का काम होता है कि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई फंगस आपकी जिस्म में आता है तो वो सीधा जाके उस पर हमला करता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसमें उसको आप आर्टिलरी कहिएगा या इन्फेंट्री कहिएगा। इनफैक्ट इन्फेंट्री वुड बी अ बेटर टर्म। इन्फेंट्री होता सीधा जो है वो जाके उस वायरस को या बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो वो तो हुआ टी सेल्स का काम। तो इसमें जो खास बात है वो ये है कि टी सेल्स एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। टी सेल्स एक अलग सिस्टम है जो डिफेंस में आपके काम आता है। जो दूसरा बड़ा सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ है, वो बनाते हैं बी सेल्स। बी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बी सेल्स बनते तो हड्डी से ही हैं, बोन मैरो से ही बनते हैं, मगर बी सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सबसे पहले ये पाया गया या मालूम हुआ कि कहीं से बी सेल्स बन रहे हैं तो वो मुर्गी में देखा गया था। तो मुर्गी में एक बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हैं, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस से बी सेल्स बनते हैं। तो ये तय हो गया हमारे पास एक तो टी सेल्स है और एक हमारे पास बी सेल्स है, बी फॉर बॉम्बे और टी फॉर टंजानिया। तो बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज बनाने का। एंटीबॉडीज भी उस वायरस पे हमला करती हैं, उस बैक्टीरिया पे हमला करती हैं, उस फंगस पे हमला करती हैं।
एंटीबॉडीज ज़्यादातर 2 किस्म की होती है, एक्चुअली 3 किस्म की होती हैं। तो उनको कैसे याद करते हैं? पहले जो होता है जिस्म एम एंटीबॉडी बनाता है और फिर बनाता है जी एंटीबॉडी। एम फॉर मद्रास, जी फॉर जियोग्राफी या जी फॉर गाजियाबाद, इसको लेके चलिएगा। और जो मैं जिस तरह याद करता हूँ वो मैं याद करता हूँ ये कह के कि माई गॉड अगर कहेंगे तो माई से बनता है एम, पहले आता है फिर आता है जी। अब एम का क्या काम होता है? एम एंटीबॉडी बॉडी को बताता है अगर बॉडी में कोई वायरस आता है और वो पहचानता है, वो बॉडी को कहता है कि साहब देखो हमला हो गया है, अब आप तैयार हो जाइएगा, अब आपको इस अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसलिए बॉडी अब बनाती है जी एंटीबॉडीज बनाती है या जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं। ये प्रोटीन्स ही होते हैं, तो ये डायरेक्ट हमला करते हैं इस वायरस या इस बैक्टीरिया पर। तो मैं फिर दोहराऊंगा, फिर आपको रिपीट करूंगा कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं, 2 किस्म की बनाती हैं, इनफैक्ट 3 किस्म की बनाती है। तो मैं सिर्फ 2 पे फोकस करूंगा, एम और जी पर। पहले एम बनता है और फिर जी आता है। अब हम आते हैं कोविड-19 पे। कोविड-19 में एंटीबॉडीज बनती हैं और बाकायदा बनती हैं। पहले तो बनती है एम और फिर बनती है जी। एम का काम होता है बॉडी को चौकन्ना करने के लिए और जी का काम होता है कि वायरस के साथ हमला करने का और आपके शरीर को मतलब बचाने का काम होता है इसका। तो ये कब बनते हैं? ये देखा गया है कि तकरीबन हर इंसान में बनते हैं जो इन्फेक्ट होता है। जो भी इन्फेक्ट होता है उसमें 98-99% लोगों को एंटीबॉडीज बनती ही हैं और जी होता है। और कब बनते हैं? ये आखिर में ये जाके बनते हैं 3-4 हफ्ते के बाद। तो अगर आप उसके पहले चेक करेंगे तो ये एंटीबॉडीज आपको नहीं मिलेगी। देखा गया है कि कम से कम 2 हफ्ते के बाद आप चेक करिएगा। 2 हफ्ते किसके बाद? जब आपके सिम्टम्स बनते हैं, या आपका सिम्टम बुखार है या खांसी है या आपका सांस फूल रहा है, जब वो सिम्टम्स बनते हैं जिसको हम अंग्रेजी में सिम्टम ऑनसेट कहते हैं, उसके 15-20 दिन के बाद एम आ जाता है और फिर जी भी आ जाता है। इनफैक्ट एम तो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, मगर हमें तो जी चाहिए क्योंकि जी असली जंग लड़ता है, असली लड़ाई जी लड़ता है जो आपके जिस्म को बचाता है। तो अब इसके लिए अब बड़ी 2 स्टडीज आ गई हैं। एक तो अमेरिका से आई थी, न्यूयॉर्क से आई थी, जिसमें उन लोगों ने 1300 लोगों को लिया, 1300 लोगों को लिया जो कंफर्म्ड केसेस थे, जिनके अंदर पहली पीसीआर टेस्टिंग करके देख लिया था कि उनके अंदर वायरस था। तो उनके अंदर देखा गया था कि ऑलमोस्ट 99% लोगों को एंटीबॉडीज उनके अंदर बनती हैं और ये बनी जाकर 3-4 हफ्ते सिम्टम ऑनसेट के बाद। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात हो गई कि बॉडी जो है कोविड-19 के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाती है जैसे बाकी बीमारियों के खिलाफ बनाती है। ये तय हो गया। और ये भी देखा गया कि ये जो 1300 लोग थे उनको कहते थे माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शन था, ये बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थे। तो जो अच्छी बात उभर के आई वो ये थी कि क्योंकि पहले सोचा गया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारी होगी, बड़ी सख्ती से बीमारी होगी, तभी एंटीबॉडीज़ बनेंगे। मगर ये स्टडी ये दिखाती है कि अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शंस भी हों तब भी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ऑलमोस्ट 99% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, बनती हैं 3-4 हफ्ते सिम्टम ऑनसेट के बाद। तो ये तो तय हो गया। और आपका जो भी मतलब सेक्स हो, जो भी आपकी उम्र हो, किस तरह का भी बीमारी हो, एंटीबॉडीज़ बनी। फिर एक और स्टडी आई। ये स्टडी जो अमेरिका की थी 1 महीने पहले निकली थी। अभी 1 हफ्ते पहले एक स्टडी फ्रांस से भी आई है। इन लोगों ने 162-163 लोगों को लिया अस्पताल में से, जो सारे के सारे पॉजिटिव थे। 160 या 163 लोग इन्होंने लिए। इनमें डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, जीडीएस थे, तरह तरह के लोग थे जो अस्पताल में काम करते थे। उनको देखा कि भाई 163 लोग लिए इन्होंने जो पीसीआर पॉजिटिव, जो कंफर्म केसेस थे कोविड-19 के। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो उनको उन्होंने फॉलोअप किया और उनके अंदर देखा कि उनके अंदर एंटीबॉडीज तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग पे बन गई। मतलब ऑलमोस्ट एक आदमी को छोड़ के बाकी सब में एंटीबॉडीज बन गई। और जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि एंटीबॉडीज बनी और एंटीबॉडीज इस हद तक बनी कि वो बीमारी को दोबारा से आने से रोक सकती थी, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज या NABs। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज देखी गई कि 4 हफ्ते में या 20 या 25 दिन में आई ऑलमोस्ट 80% लोगों में, और 4-6 हफ्ते में 95 या 98% लोगों में आ गई। तो अब यह तय हो गया कि एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो अब कई लोगों के अंदर ये उनके जहन में ये बात है कि सिर्फ एंटीबॉडीज आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। ये बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग होते हैं एंटीबॉडीज भी काम कर रही हैं। एंटीबॉडीज में M और G हैं। तो आप ये सोचिएगा कि आर्मी भी चल रही है और एयरफोर्स भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास BSF भी है, आपके साथ
टी सेल्स भी हैं, या उसको आप नेवी लेके चलिएगा, तो आपके तीनों फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों जो हैं ये चल रहे हैं आपके वायरस के खिलाफ, इस बैक्टीरिया के खिलाफ या इस फंगस के खिलाफ। तो तभी अब बात आती है कि अमेरिका में इतने लोग कैसे मरे, यूरोप में इतने लोग कैसे मरे, हिंदुस्तान में इतने कम लोग क्यों मरे। जैसे मैंने पिछली बार भी दोहराया था कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मरे पर मिलियन, 10 लाख में कम से कम 350 लोग मरे, और हिंदुस्तान में सिर्फ 10 लाख में 4 लोग मरते हैं। थोड़ा तो ज़रूर है कि स्टेटिस्टिक्स थोड़ी सी इधर उधर होंगी, मगर ये अब सबको समझ आ गई है कि हिंदुस्तान में लोग बहुत कम मरते हैं इस बीमारी से। आज की तारीख में भी 2.08% लोग मर रहे हैं, जो असलियत में, जैसे मैंने समझाया था पहले आपको, सिर्फ 0.28% मर रहे हैं इस तकलीफ से। तो शायद एक और चीज़ भी हो सकती है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो है ही, हमारे पास बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, हमारे पास टी सेल्स भी हैं जो इस बीमारी के खिलाफ चल रहे हैं, और तीसरा अब ये लेके चलिएगा, जैसे ये जो होते हैं, मतलब जो फिजिक्स के जो लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि कॉस्मोस में, जो सृष्टि में एक डार्क मैटर है, तो शायद हिंदुस्तानियों में या एशियंस में एक और किस्म का कोई इम्यून सिस्टम है जिसके खिलाफ ये वायरस इतना कामयाब नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास तीन मोडालिटीज़ हैं। टी सेल्स हैं जो डायरेक्ट एक्ट करती हैं, हमारे पास बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एम और जी, दोनों कामयाब हैं, और तीसरा शायद हमारे पास एक और भी कोई सिस्टम होगा जो इसके खिलाफ लड़ रहा है। हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर छपा था जो ये कहता है कि टी सेल्स जो बने हुए हैं, जो ये टी सेल्स जो हमारे पास बने हुए हैं, ये जो मामूली जो जुकाम होता है, जो कोरोना वायरस से भी होता है, जो जुकाम होता है वो भी तरह तरह के वायरस से होता है, कम से कम 100 किस्म के राइनो वायरस होते हैं, और 4 किस्म के कोरोना वायरस होते हैं, फिर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है। सो तरह तरह के वायरस आपको जुकाम भी देते हैं और फ्लू भी देते हैं। तो ये देखा गया है कि कम से कम 20-25-30% लोगों में ये जुकाम जो होता है कोरोना वायरस से भी होता है। ये अलग कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 वाले कोरोना वायरस नहीं है। ये तो ये बेचारे मतलब शरीफ कहिएगा या इतने मजबूत नहीं है, इतने खतरनाक नहीं है, बट वो भी कोरोना वायरसेस हैं, उनको अल्फा कोरोना वायरसेस हम कहते हैं। तो लोगों को इस पेपर में ये बताया गया है कि शायद अगर किसी को पहले जुकाम हुआ हो तो टी सेल्स बने होंगे उस जुकाम के खिलाफ, उस कोरोना वायरस के खिलाफ। वो जो टी सेल्स बने हैं उस जुकाम के खिलाफ, उस कोरोना वायरस के खिलाफ जो जुकाम करता है, वो टी सेल्स हो सकता है कि कोविड-19 के वायरस को से भी आपको संभाल सकता है। तो मे बी शायद ये भी एक सिचुएशन, एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है जो हम लोगों को सुरक्षित कर रहा है इस वायरस के खिलाफ। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि आपके पास टी सेल्स हैं, आपके पास बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बना रही हैं, एंटीबॉडीज बाकायदा बन रही हैं, हर इंसान में बनती जो इन्फेक्ट होता है, और इस एंटीबॉडीज से आपकी इम्यूनिटी बनती है, टी सेल से भी आपकी इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगले शायद 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक आपको ये कोविड-19 दोबारा पकड़ नहीं सकता है। देखा गया था सार्स, जो इसका कज़न या इसका चचेरा भाई है या चचेरा बहन कहिएगा इस वायरस का, जो आज से 17-18 साल पहले आया था, उसमें देखा गया है कि एंटीबॉडीज कम से कम 2 साल तक रहती हैं जिस्म के अंदर। और टी सेल्स का हमें पता नहीं, टी सेल्स के अंदर एक और किस्म का सेल भी होता है जिसको कहते हैं मेमोरी सेल, जो यादगार सेल होता है। वो भी बॉडी को बताता है अगर दोबारा वायरस आता है कि साहब देखो ये दोबारा वायरस आ गया, यही वही दुश्मन था, इसको फिर हमें पकड़ना है, इसको हमें लपेटना है। तो देन वी हैव अगेन मैं बोलता हूँ, आपके पास टी सेल्स हैं जो डायरेक्टली वायरस को अटैक करती हैं, आपके पास बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, एम और जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर आपके पास डार्क मैटर भी है जो हमें पता नहीं, फिर आपके पास दूसरा है कि टी सेल्स जो पहले आपके एक्टिवेट हो चुके हैं, जो आपको कभी जुकाम हुआ था, वो टी सेल्स भी शायद इस कोविड-19 के खिलाफ चल रही हैं। सो हमारे पास एक मल्टीपल कुदरती एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में है जो हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में लाखों साल से अंदर है, क्योंकि ये बीमारियां भी लाखों साल से है और ये हमारा डिफेंस भी इसको टैकल करता है। तो ये तो बात हुई एंटीबॉडीज के बारे में। अब एंटीबॉडीज की अहमियत क्या है? एंटीबॉडीज की अहमियत ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर हम देखते हैं, एक तो टेस्ट थोड़ा आसान होता है, वो खून निकालना होता है, टेस्ट सस्ता भी होता है, जल्दी भी रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आपके पास एंटीबॉडीज हैं तो आप मजबूत हैं, आपको दोबारा इन्फेक्शन हो नहीं सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंट और जो बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं तो फिर आप किसी को ये इन्फेक्शन दे नहीं सकते आप। तो अगर आपके घर में आपके साथ कोई हैं और लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, भाई बहन हैं,
तो वो इन्फेक्ट नहीं होंगे अगर आपके पास एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और एंटीबॉडीज़ बन कैसे गई हैं, आप कैसे पता करेंगे, वो तो आपको ब्लड टेस्ट करने ही पड़ेंगे। ये तो मैंने पहले आपको समझा दिया, उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। जबकि पीसीआर टेस्ट है जो वायरस को पकड़ता है, वो तो आप या तो आप नाक से निकालते हैं या थूक से निकालते हैं या गले से निकालते हैं, और वो एक स्वॉब होता है जो लेकर आप उसको टेस्ट पे पीसीआर टेस्ट करते हैं, जिससे आपको मालूम होता है कि आपके अंदर वायरस है। और मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है कि वायरस की जो टॉक्सिसिटी है, जो इन्फेक्टिविटी है, वो सिर्फ 8-10 दिन रहती है। ये सबने देख लिया है कि 10 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद अगर आप पीसीआर टेस्ट करते हैं किसी का, आपको वायरस जरूर मिलेगा, मगर वो वायरस अब वायबल नहीं है, उस वायरस में अब ताकत नहीं है, वो सिर्फ एक कुछ कर नहीं सकता वो किसी को। तो अगर जैसे हम लोग टेस्ट करें, अगर आज हमारे पास 2000 टेस्ट, हमने 1 लाख टेस्ट किया दिल्ली शहर में, पीसीआर टेस्ट किया, और हमको 3000 लोग मिले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3000 के लोग जो सारे के सारे हैं वो इस समय इन्फेक्टिव है। हमें ये नहीं पता, ये तो वो तो हमें पता चलेगा अगर हम एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे। आप समझे कि नहीं समझे? ये जरूरी नहीं कि अगर कोई इंसान के अंदर पीसीआर टेस्ट किया और हमने वायरस पकड़ा कि वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। ये ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक बात है। मैं आपको कोशिश करता हूँ बार बार कि आपको सरल भाषा में समझाऊँ कि ये सब हो क्या रहा है। अब दूसरा पहलू जो है वो ये है, लॉकडाउन के ऊपर बात थोड़ी सी करेंगे। अब देखो लॉकडाउन हुआ कैसे, आपको हैरानी होगी कि लॉकडाउन ऑलमोस्ट एक आदमी ने स्टार्ट किया। ये इंपीरियल कॉलेज में थे प्रोफेसर नील फर्गसन साहब ने कहा है कि उन्होंने एक मॉडल पेश किया। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बोला कि अगर साहब वायरस तो आ गया, कोविड-19 आ गया, अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे, अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो आप देखना 20 लाख से 22 लाख लोग अमेरिका में मर जाएगा, 5 लाख से 8 लाख लोग इंग्लैंड में मर जाएगा, और स्वीडन में 1,80,000 से 75,000 से 1 लाख आदमी मर जाएगा। तो ये फिगर्स आप याद रखिएगा, ये फिगर्स बड़ी डरावनी थी कि 20 से 22 लाख अमेरिका में मर जाएगा, 5 से 8 लाख आदमी इंग्लैंड में मर जाएगा, और 1 लाख आदमी स्वीडन में मर जाएगा इस मॉडल के अनुसार। तो नेचुरली जो रिएक्शन था, जो पॉलिटिशियंस थे, वो बेचारे घबरा गए, वो बहुत ही चौकन्ने हो गए। तो उन्होंने धड़ाधड़ लॉकडाउन शुरू कर दिए सारी दुनिया में। एक जो मुल्क था जिसने नहीं किया वो स्वीडन था, तो हम उस पर आएंगे। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया। अब जो डेटा आ रहा है, स्वीडन में 10 लाख में तकरीबन 330 या नहीं 400, 425 लोग मरे हैं, 425 लोग 10 लाख में मरे हैं। इंग्लैंड में कितने मरे हैं? 650 लोग मरे हैं 10 लाख के अंदर। तो इंग्लैंड में लॉकडाउन लगाया गया, काफी सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया, फिर भी मौतें हुई। स्वीडन में लॉकडाउन लगाया ही नहीं गया, फिर भी मौतें कम हुई। स्वीडन में ये सारे हफ्ते स्कूल्स भी चलते गए, 16 साल के अंदर जो नीचे थे बच्चे उनको स्कूल में भेजते गए, रेस्टोरेंट्स खुले रहे। एक सिनेमा हॉल भी जो था स्टॉकहोम में, मैंने सुना वो भी खुला हुआ था, ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस। अगर लोग रेस्टोरेंट में जाते थे तो उनको कहा जाता था कि साहब आप खड़े होकर खा नहीं सकते, खड़े होकर पी नहीं सकते, आपको टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। टेबल्स थोड़ी दूर रहती थी एक दूसरे से। और फिर स्वीडिश लोग काफ़ी मेच्योर थे, मेच्योर तो हम लोग भी हैं। अगर किसी को आप कहेंगे कि साहब अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर मौत निश्चित है, तो आप नेचुरली वो चीज़ नहीं करेंगे। तो स्वीडिश लोगों ने बड़ी समझदारी दिखाई, बड़ी मेच्योरिटी दिखाई। उन लोगों ने जो बेसिक रूल्स थे सोशल डिस्टेंसिंग के, वो फॉलो किए, अपने हाथ धोते रहे। तो ये नतीजा निकला कि लॉकडाउन भी नहीं हुआ और मौतें भी इंग्लैंड से कम हुई। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आज की तारीख में जो डेटा निकला है इकोनॉमी का डेटा निकला है, इंग्लैंड की जीडीपी 5.08% डाउन हो गई है। और इन लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है कि इस साल 2020 में इंग्लैंड का जो जीडीपी है वो 20% गिरेगा। 20% गिरेगा, ये बहुत ज़्यादा है। 20% नहीं, सॉरी मेरे से गलती होगी, 14%। तो पूरे साल में 14% जीडीपी इंग्लैंड का गिरेगा। ठीक है, ये पिछले 300 साल में नहीं हुआ है। 1706 में 310 साल पहले, 310 साल के अंदर इंग्लैंड की जीडीपी अब गिरेगी इतनी। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ, वहां भी लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। और उम्मीद वो यही करते हैं कि 40 से 50% लोग बिजनेस अपना दोबारा खोल पाएंगे। तो इस लॉकडाउन के बड़े खतरनाक नतीजे भी निकले हैं, और वो यही है कि इकोनॉमी टूट गई है मुल्कों की। और हमारे मुल्क में भी यही हाल है।
करोड़ों में लोग जो हैं बेरोजगार हो गए, करोड़ों में लोगों के बिजनेसेस डूब गए हैं, और असलियत में सारे लोग अपना बिजनेस दोबारा चला नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, बड़ा मुश्किल है कि जो काम करते थे ये दोबारा कर पाएंगे। और जो गरीब लोग थे, जो लेबरर्स थे, जो क्या कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, वो तो फिर जैसे मैंने बताया करोड़ों में मतलब तबाह हो गए, करोड़ों में अपने 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 गाँव भाग गए हैं। भाग क्या के बेचारे गए, मतलब गर्मी में, धूप में, बारिश में, छोटे छोटे बच्चों को लेके गए, अपनी बीवियों को लेके गए, पैदल गए। तो ये भी एक अजीब दास्तान है, अजीब ही कहानी है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में गरीब लोगों पे इतना ज़्यादा बुरा असर हुआ इस लॉकडाउन से। अब मैं आता हूँ स्वीडन पर। स्वीडन ने लॉकडाउन किया ही नहीं, ठीक है, स्कूल्स खुलते गए, रेस्टोरेंट्स खुले रहे, पब्स भी खुले रहे, एक सिनेमा हॉल भी स्टॉकहोम में खुला रहा। उसके बावजूद क्योंकि लॉकडाउन चलता रहा, मौतें ज़रूर हुई, मगर जो अच्छी बात है, एक वही मुल्क है यूरोप में जिसकी जीडीपी गिरी नहीं, जिसकी जीडीपी थोड़ी बढ़ी, जो पिछले क्वार्टर में उनकी जीडीपी 0.04% बढ़ी है। हमारी जीडीपी तो कम हुई है। हमारी जीडीपी प्रोजेक्शन है कि ऑलमोस्ट 25 से 30 से 35% गिरेगी अब बाद में रिलेटिवली। तो ये एक बहुत बहुत अहम बात है कि स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया। कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा, इन्फेक्शन हुआ है, कई लोगों ने इम्यूनिटी बनाई अंदर। तो इसका जो हमें इसको इस तरह देखना है कि अगर दोबारा ये वायरस आता है, अगर दोबारा जब सर्दी आएगी यूरोप में, अगर दोबारा वायरस आता है, तो स्वीडन बाकी मुल्कों से ज़्यादा तैयार होगा। इट विल बी बेटर प्रिपेयर्ड देन द रेस्ट ऑफ यूरोप। एक तो वहाँ पर लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मजबूत होंगे, और उनकी इकॉनमी बेशक थोड़ी कम होगी, मगर बाकी मुल्कों की इकॉनमी से मजबूत रहेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी था कहना मुझे आपसे। तो मैंने दो बातें आज बताई हैं आपको। एक तो एंटीबॉडीज़ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बॉडी का क्या डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और कुछ मैंने बताया आपको स्वीडन के बारे में एज अपोज टू अदर कंट्रीज़, कि स्वीडन लॉकडाउन ना होते हुए भी मौतें कुछ तो हुई हैं, कुछ ज़्यादा हुई हैं अपने नेबरिंग कंट्री से, मगर उन्होंने अपना सिस्टम चला दिया है, उनका सिस्टम चल चुका है। लोग जो मर्जी कहते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया जो मर्जी आर्टिकल्स निकालते रहे, देखो साहब स्वीडन में तो इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। जो हकीकत है, उनकी इकॉनमी मजबूत रही, उनकी इकॉनमी एक्चुअली डेवलप हुई, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ी है, जो किसी और मुल्क में नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो जैसे गालिब साहब ने भी कहा था, इस पर आपको गौर करना होगा कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। इस पर आप गौर करना। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।